26 जनवरी 2024 मनीष नाम का एक शख्स अपने घर के नंबर पे मैसेज करता है, मुझे माफ करना मम्मी पापा, अब ये शहर छोड़कर मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मेरे हाथों एक कत्ल हो गया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद मनीष के घर वालों के होश उड़ गए, लेकिन आप सभी के होश तब उड़ जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस क्राइम केस को सुलझाने में पुलिस को तकरीबन 45 दिन तक लग गए। और जब इस केस का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये घटना दृश्यम मूवी से इंस्पायर्ड है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को हैमर से, और ये केस इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है कि पुलिस के आसपास क्रिमिनल घूमता रह जाता है, लेकिन पुलिस को जरा भी भनक तक नहीं लग पाती। लेकिन जब भी इस केस का खुलासा हुआ कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, तो आप सब यकीन नहीं करोगे ये घटना किसी मूवी के सीन से कम नहीं होती। तो आओ फिर मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 2024 से, जब एक मनीष नाम का शख्स, यानी कि मनीष एक पेशे से व्यापारी होता है और वो हर रोज की तरह अपने पल्सर की बाइक पे सवार होकर के अपने व्यापार को संभालने के लिए निकल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ। तकरीबन शाम का समय हो रहा होता है कि मनीष अपने घर वालों को मैसेज करता है कि मेरा यहाँ पे किसी नशीले लोगों के साथ कुछ लफड़ा हो गया है, सो इस वजह से मैं अभी मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद मनीष के घर वाले थोड़ा घबरा गए। फिर कुछ घंटे बीतने के बाद मनीष के घर वालों को मनीष की तरफ से एक और मैसेज रिसीव होता है। इस बार मैसेज में लिखा था कि जिन नशेड़ी लोगों के साथ मेरा लफड़ा हुआ था उन्हीं में से एक का मेरे हाथों कत्ल हो गया है, जिसके चलते अब मैं इस शहर को छोड़ करके बहुत दूर जा रहा हूँ, इसलिए आप भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद मनीष के घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब मनीष के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लगे क्योंकि एक्चुअली में मनीष ने इतना बड़ा कांड जो कर दिया था, लेकिन फिर भी मनीष के माता पिता और उसके भाई ने मिलकर के सोचा कि चलो मनीष जो अब करने जा रहा है वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि अगर वो इस शहर में रहेगा तो पुलिस को उसे पकड़ते देर नहीं लगेगी। इसलिए अब मनीष के घर वालों ने उसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया और वो शांति से घर में बैठ गए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये घटना है सहारनपुर के हकीकत नगर की और अब 26 जनवरी से 29-30 जनवरी होने को आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मनीष के घर वालों को कहीं से भी ऐसी कोई न्यूज सुनने को मिलती ही नहीं। जब उनके आसपास के इलाके से कहीं से भी ऐसी कोई खबर सुनने को मिली ही नहीं कि किसी की हत्या हुई हो, क्योंकि अगर मनीष के मैसेज के मुताबिक ये देखा जाए कि मनीष से वो ऐसा कांड हुआ है तो अभी तक तो ऐसी खबर मिल जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली थी। इसके चलते मनीष के घर वालों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। मनीष के घर वालों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष हम सबको ऐसे झूठे मैसेज करके कहीं दूर जाके अय्याशियां कर रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मनीष सच में किसी मुसीबत में फंसा हो। अब यहाँ पे मनीष के घर वालों के सामने दो 50-50 की सिचुएशन आ खड़ी हुई। पहली सिचुएशन ये थी कि अगर मनीष के घर वाले ये सोचकर मनीष के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी जाए और छानबीन करने के बाद पता चले कि मनीष तो सच में वो कांड करके भाग गया था, तो उसे सजा हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन ये खड़ी हो गई कि अगर ये सोचकर वो रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं और वो सच में मुसीबत में फंसा रहा तो हम उसे शायद बचा भी ना पाए। अब इसके बाद बहुत ज्यादा सोचा समझा और एक फाइनली डिसीजन लिया मनीष के घर वालों ने कि जो होगा देखा जाएगा, हमें लापता होने की मनीष की रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। तो इसीलिए मनीष के घर वाले ये सब सोचते हुए अपने स्थानीय थाने में जाकर के सारी वारदात को बताते हुए मनीष के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान हो गए कि अगर कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ कांड हुआ है तो हमें अभी तक अज्ञात बॉडी मिल चुकी होती या फिर कहीं से मिलने की खबर आ चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए पुलिस वालों को लगा कि जवान लड़का है, गया होगा कहीं पे अपने घर वालों को बना करके अय्याशियां करने, तो इसीलिए उस समय पुलिस तो हरकत पे नहीं आती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसके बाद उसके घर वाले और जो मनीष के साथ के कुछ व्यापारी लोग थे उन्होंने मिलकर के इसके ऊपर आवाज उठानी शुरू की और फिर जाकर के पुलिस हरकत में आती है।
जिसके बाद पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। कुछ टीमें मनीष की तलाश में जुटती हैं तो कुछ वही अज्ञात बॉडी की तलाश में। घटना हुई थी 26 जनवरी को। रिपोर्ट लिखवाई गई कुछ दिनों बाद। इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद तकरीबन फरवरी का आधा महीना भी बीतने को था, लेकिन अभी तक पुलिस वालों के हाथ में ना तो वो अज्ञात बॉडी मिली, ना ही मनीष का कुछ अता पता चला। और इसीलिए पुलिस वाले परेशान हो गए कि आखिरकार ये केस कैसे सुलझेगा। ना तो वाला मिल रहा है और ना ही मारने वाला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों ने हर जगह से पूछताछ कर ली थी, चाहे वो रिलेटिव हो, दोस्त हो या फिर उनके व्यापारी लोग, साथी वाले हों, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई ऐसा क्लू तक नहीं मिला जिससे कि केस सॉल्व करने में पुलिस की जरा से भी मदद हो सके। लेकिन इसी बीच कानों कान ही पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि मनीष का एक लेडी के साथ चक्कर चल रहा था, जो कि एक शादीशुदा औरत होती है और वो उसी के ऑफिस में काम करती आ रही थी। अब ये खबर सुनने के बाद पुलिस वाले बिना किसी देरी के सबसे पहले उस लेडी के घर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उससे पूछताछ शुरू करते हैं कि तुम मनीष के यहाँ नौकरी करते थे और तुम्हारे उससे कुछ संबंध भी थे। इसका जवाब देते हुए लेडी ने कहा, हाँ, मैं उसके यहाँ नौकरी करती थी और मेरे उससे कुछ संबंध भी बन गए थे, जो कि वो मेरी गलती थी या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी भूल। क्योंकि जब मेरे पति ने इस बात को लेकर के मुझे अच्छे से समझाया कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तुम गलत कर रही हो, इससे हमारे समाज में, हमारे रिलेटिव में बदनामी हो रही है, तो उसके बाद मैं उस रिश्ते से बाहर आ गई। अब मैं उसके यहाँ नौकरी करती थी, इसलिए मुझे मनीष के ऑफिस में काम करने के लिए जाना ही पड़ता था और उससे कई बार बात भी करनी पड़ती थी। लेकिन इधर से मनीष गायब हो चुका था, इसीलिए कुछ दिनों बाद से मैं मनीष के यहाँ काम करना भी जाना बंद कर चुकी हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले थोड़े और परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें एक बार को तो लगा था कि शायद हमें यहाँ से कुछ ऐसा क्लू मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोई ऐसी गड़बड़ी नजर आई ही नहीं। और इन्वेस्टिगेशन करते करते तकरीबन 40 दिन बीतने को थे और इन्हीं 40 दिनों के दौरान उस लेडी और उसके पति कपिल पुंडीर को न जाने कितनी बार थाने बुला करके पूछताछ करी गई, लेकिन हर बार उन्होंने वही कहानी रिपीट की। अब पुलिस वाले माथा पकड़ के बैठे हुए कि आखिरकार कैसे इस केस को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अभी तक 40-42 दिन बीत चुके थे, कोई क्लू तक नहीं मिला था जिससे कि इस केस को सॉल्व किया जा सके। अब फाइनली पुलिस वालों के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था, वो था सीसीटीवी फुटेज। अब ये सीसीटीवी फुटेज ध्यान में आते ही पुलिस वालों ने सबसे पहले उस लेडी यानी कि मनीष का जिसके साथ चक्कर था, उसके घर के आसपास में कितने कैमरे लगे हैं इसकी हिडन तरीके से जांच करती है और फाइनली एक कैमरा मिल ही जाता है। और बिना देरी के पुलिस वाले उस 26 जनवरी की सारी फुटेज को वहां से कलेक्ट कर लेते हैं और यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ गाइस मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करी है, लगभग सभी वीडियोस में येलो डॉलर है। येलो डॉलर का मतलब होता है कि आपकी वीडियोस पे कितने भी व्यूज क्यों ना जाए, आपको 1 रुपया अभी तक नहीं मिलेगा। अब देखो, आप भी जानते हैं कि मैं किसी भी तरीके का हार्डवेयर यूज नहीं करता हूं, ना ही मैं आपको घटनास्थल की किसी भी तरीके की कोई वीडियो या फिर फोटो वगैरह दिखा पाता हूं। दैट्स द रीजन कि आपको किसी भी तरीके कुछ ऐसा नहीं दिखा पाता हूं, बस एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन न जाने क्यों फिर भी यूट्यूब मेरी हर वीडियो को येलो डॉलर कर देता है। आई डोंट नो क्यों। अब आगे फ्यूचर में अर्निंग होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं यार कि लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में यू कैन डू इट लिख के मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। अर्निंग तो हो नहीं रही, कम से कम आपके द्वारा दिए गए मोटिवेशन से तो मैं काम कर पाऊंगा, सो यार इतना तो कर लो यार। खैर, जब पुलिस वालों ने ध्यान से उस सीसीटीवी फुटेज को देखा तो भाई पता चला कि मनीष उस महिला के घर जाता तो दिखा, लेकिन वापस लौटता कभी नहीं दिखा। यानी कि 26 जनवरी की पूरी फुटेज देख ली, 27 की भी देख ली, लेकिन वो वापस लौटता हुआ नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट 26 जनवरी की रात की फुटेज में पुलिस वालों ने ये देखा कि कपिल पुंडीर यानी कि उस महिला का पति और साथ में उसी का एक जानकार गाड़ी से उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि वो कहीं देर रात से घर लौट रहे हो। और ये सब देखने के बाद पुलिस वाले को तो भाई होश उड़ गए कि हम जिसकी तलाश इतने दिनों से कर रहे थे वो तो हमारे आस पास ही थे। इनफैक्ट हमने उसे कई बार बुला करके थाने में पूछताछ भी की, लेकिन उन्होंने रत्ती भर शक तक नहीं होने दिया। अब इतने सबूत तो काफी हो चुके थे कि पुलिस वाले अब कपिल पुंडीर और उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ कर सके। इसलिए अगले दिन उन दोनों को थाने बुलाया जाता है। बुला करके सबसे पहले उन्हें सारी वो फुटेज दिखाई जाती है और पूछताछ शुरू हो जाती है। उनसे कहा गया कि तुम इतने दिनों से मासूम बन करके घूम रहे थे, तो भाई फिर ये क्या है। खैर, फिर कपिल पुंडीर ने सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा कि मेरी पत्नी मनीष के यहाँ नौकरी करने जाया करती थी और नौकरी करते करते दोनों
में कब गहरे वो संबंध बन गए मुझे भनक तक नहीं लगी। पर धीरे धीरे मुझे भी शक होना शुरू हो गया जब घर में महंगे महंगे तोहफे आने शुरू हुए, जब चाल चलन में बदलाव आया। और तो और बात तब हद से ज़्यादा बढ़ गई जब मैं घर से बाहर जाता तो मनीष मेरी बीवी से मिलने के लिए घर पे आने लगा। और ये बात मेरी बेटी ने भी मुझे कई बार बताई कि जब आप घर से बाहर जाते हो तो कोई अंकल हैं जो कि घर पे आया करते हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट मैंने कई बार इनको एक साथ घूमते देखा, शॉपिंग मॉल में देखा। और इस बात को लेकर मैंने जब अपनी बीवी से कहा तो उसने साफ मना कर दिया कि हमारे उसके बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा कि देखो तुम जो कर रही हो सही नहीं है, इससे हमारे समाज में हमारे रिलेटिव में थू-थू हो रही है और इनफैक्ट हमारे रिलेशन के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कपिल पुंडीर ने अपनी वाइफ से एक प्रॉमिस भी करवाया था कि तुम अब उसके यहाँ नौकरी नहीं करोगे, इसलिए तुम कोई और नौकरी की तलाश कर लो। इसके बावजूद भी वो उससे मिलती रही और ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, कोई भी बदलाव नहीं आया। फिर कपिल पुंडीर ने बताया कि जब मुझे समझ में आ गया कि मेरी बीवी तो अब मानने से रही, अब मुझे मनीष को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब कपिल पुंडीर की बीवी भी पीछे हटने को हुई तब तक मनीष इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था, वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन तंग आकर के कपिल पुंडीर की वाइफ यानी कि मनीष की जो गर्लफ्रेंड थी उसने खुद ही अपने पति से कह दिया कि ये अब मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, अब हमें इसे रास्ते से हटाना ही होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी साजिश भी रची जाती है। कपिल पुंडीर ने सबसे पहले अपने एक जानकार शेखर को कॉल लगाया। अब शेखर वो इंसान होता है, जब उसकी बीवी बीमार पड़ी थी तब से कुछ और समय पहले तब उसने कपिल पुंडीर से 90,000 रुपए लिए थे और कपिल पुंडीर ने इस शर्त पे उसे पैसे दिए थे कि जब भी तुम इस पैसे को लौटाओगे तो तब तुम्हें 35,000 रुपए एक्स्ट्रा में और लौटाने होंगे। और इसीलिए कपिल पुंडीर ने शेखर को कॉल लगाया और सारी बात बताई और कहा अगर तुम मेरा इसमें साथ दोगे तो तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दिए जाएंगे। और ये बात सुनते ही शेखर बहुत खुश हो जाता है और उसके घर चला आता है। एक बात और, कपिल पुंडीर और मनीष एक दूसरे को किसी भी तरीके से पहले से जानते आ रहे थे, तो इसीलिए 24 जनवरी को कपिल पुंडीर ने मनीष को कॉल किया और कहा कि आज शाम हमारे घर पे पार्टी है तो तुम जरूर आना। और इधर मनीष और ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका पति मुझे खुद से कॉल करके बुला रहा है, जाना तो बनता है, पार्टी भी हो जाएगी और मिल भी लिया जाएगा। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे 24 जनवरी को शाम को पार्टी में चला जाता है। और शाम होती है तो मनीष और शेखर साथ में कपिल पुंडीर तीनों जम करके पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अब मनीष घर लौट जाता है और उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं होता क्योंकि कपिल पुंडीर अभी मनीष का भरोसा जीत रहा था। और जब कपिल पुंडीर को लगा कि बकरा तैयार हो चुका है, बस घास डालने की देरी है, तो उसने 26 जनवरी को उसे दोबारा से कॉल किया और कहा कि आज शाम को फिर से हमारे यहाँ पार्टी है तो तुम जरूर आना। अब देखो मनीष उसके यहाँ जाए भी क्यों ना, एक तो पार्टी, ऊपर से उसकी जान वहां पे रहती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसी की जान, उसकी जान को तैयार खड़ी है। और कपिल पुंडीर के यहाँ मनीष बिना कुछ सोचे समझे 26 जनवरी को भी चला जाता है और उस दिन सबसे पहले मनीष को चाय पिलाई जाती है। और वो चाय कपिल पुंडीर की बेटी लेकर के आती है क्योंकि कपिल पुंडीर की वो बेटी भी इस साजिश में शामिल होती है। कपिल पुंडीर ने पहले ही उसे समझा दिया था कि इस कप के अंदर 20 नींद की गोलियां मिला करके लाओगी और मनीष को दे देना। और जब मनीष वो चाय पी लेता है तो वो सारी गोलियां तुरंत में असर दिखाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते मनीष अपना होश खो बैठता है। और यही वो बेहतर मौका होता है उस घटना को अंजाम देने के लिए। और मौका देखते ही पास में रखे एक हैमर को उठाकर के वो मनीष के सर पे, और इसके बाद जो मनीष के सर से फव्वारे निकलना शुरू होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए पॉलिथीन पे पॉलिथीन चढ़ाए जाते हैं। उसे अच्छे से कवर करके सबसे पहले घर के बेड के अंदर ही रख दिया जाता है क्योंकि उस समय लोगों का बहुत ज़्यादा चलन होता है। तब तक घर की साफ सफाई की जाती है, उस हैमर को धो वगैरह करके रख लिया जाता है। और जब लोगों का चलन कम हो जाता है तो कपिल पुंडीर बताता है कि उसे अच्छे से निकाल करके सफाई के साथ अपनी गाड़ी में लोड करके उसे कहीं दूर ले जा करके झाड़ियों में फेंक आता है। और अभी तक गाइज आपको उस सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं जो कि मनीष ने शुरू में अपने घर वालों को मैसेज में कहा था कि मेरे से ये कांड हो गया इसलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूं शहर छोड़ करके। तो इसका जवाब देते हुए कपिल पुंडीर ने कहा कि वो मैसेज भी मैंने किए थे और वो मैसेज करने के बाद मोबाइल को ट्रेन में फेंक दिया था ताकि सबको लगे कि हाँ वो कहीं सच में दूर चला गया अगर ट्रेस भी किया जाए तो। लेकिन उसका मेन पर्पज था मैसेज करने का कि उसके घर वाले शांति से बैठ जाएं, ना तो उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और ना ही लापता होने की रिपोर्ट लिखवाएं। तब तक ये मामला ठंडा हो चुका होगा और
और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। लेकिन गाइस गलती यहाँ पर यह हो गई थी कि मनीष के घर वालों को किसी भी तरह की ऐसी कोई न्यूज सुनने को नहीं मिली थी। देन जाकर के उनको डाउट हुआ, फिर जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि आखिरकार तुमने उसे फेंका कहां था, तो कपिल पुंडेर उसे वहां पर लेकर के जाता है। अब आपको बताने की क्या ही जरूरत है कि 40-45 दिनों के बाद उसकी की क्या हालत हुई होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। खैर दोस्तों, इस केस का इस तरीके से खुलासा होता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो यार।